एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइज आपके लिए जो है एक सीरीज जो है टॉपिक वाली मैंने स्टार्ट की है। तो काफ़ी बच्चे जो हैं अभी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की। तो आपके लिए प्रयास बैच जो है उसको कंटिन्यू मैं कर रही हूँ और इसमें यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आने वाले डेज में। तो आज भी आपके लिए एक सेशन जो है वो मैं लेके आई हूँ। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, जिसमें शिफ्ट 1 को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है और अभी कुछ टॉपिक्स भी हैं साथ साथ हम कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपके लिए एक वीडियो बनाई थी टॉप 100 टॉपिक्स, तो उसके बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं और कुछ टॉपिक्स हैं अभी मैं करवा भी रही हूँ। एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देखती हूँ काफी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए एंड शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से। साथ ही साथ फ्री क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। लाइव टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशन, क्विजेस, ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी क्लासेस से जुड़े हुए सारे लिंक्स एंड अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प करती हैं आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने में, फिर नोट मेकिंग करने में और ये सारी चीजें। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। मॉक टेस्ट लगाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास पेपर में कुछ ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 40-50 दिन है, तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ और साथ ही साथ जो है आप बैचेज में एनरोलमेंट भी ले सकते हो। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेज आपके लिए चल रहे हैं। ये सभी पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं पेपर 1 के साथ। ये सभी ऑफरिंग्स हैं 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, सारी चीज़ें। और अगर आप अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हैं, केवल हैंडबुक्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओनली पेपर 1 लेना है, विद हैंडबुक आपको मिल जाएगा। ओनली पेपर 2 में अगर आप आना चाहते हो तो आप 10 साल के प्रीवियस ईयर डिटेल सॉल्यूशंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टॉपिक वाइज क्विज भी आपको मिलती है। और जॉब के लिए भी आपको बताया जाता है और एचपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए भी कंप्लीट एमसीक्यू बैच जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, एफडीआई एंड एफपीआई, और साथ ही साथ इसी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे अपने टॉपिक्स को, जिसमें हम आगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। साथ ही साथ जो है आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो भी चुके हैं, उनको भी आप कवर करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। अच्छे से क्लास को देखना है और हर एक चीज को जो है जो इंपॉर्टेंट है उसका नोट मेकिंग करते जाना है। क्वेश्चन के साथ आपको जो है थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी आपको जो है मैं प्रैक्टिस करवाती हुई चलूंगी। बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो इस बार 2023 में 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, जब भी हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल लेवल पे लेके जाने की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे हम वहां पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और आपस में जो कंट्रीज हैं वो इंटीग्रेट होती हैं, वो मिलती हैं, सो दैट ट्रेड बहुत इजीली हो सके। वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये नाम से ही क्या बताता है? रीजनल का मतलब होता है रीजन वाइज, या मैं बोल सकती हूँ एरिया वाइज, या मैं बोल सकती हूँ ज्योग्राफी वाइज। तो ज्योग्राफी वाइज जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे आती हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, रीजन वाइज जो अलग अलग इकोनॉमीज हैं, जब वो आपस में मिल जाती हैं, जब वो आपस में इंटीग्रेट कर जाती हैं, तब हमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। गाइस 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? ज्योग्राफी वाइज अलग अलग कंट्रीज जो हैं जब आपस में ट्रेड करना चाहती हैं और आपस में मिलकर काम करना चाहती हैं, तो उसको हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोलते हैं।
जब भी हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रीजन वाइज इंटीग्रेशन होगा। तो क्या इंटीग्रेशन एकदम से ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज हैं और आपस में एक कंट्री बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता। इसके क्या है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट पड़ाव होते हैं। तो 6 स्टेजेस हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट करोगे इन बिटवीन द कंट्रीज। तो सबसे पहला यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का लेवल आता है, फर्स्ट स्टेज में बोल सकती हूँ, फर्स्ट लेवल में बोल सकती हूँ, वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, पीटीए इसको बोला जाता है। नोट्स में लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये पीटीए क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक नेशन है, दूसरी भी कंट्री भी एक नेशन है, तीसरी कंट्री एक नेशन है, फोर्थ कंट्री एक नेशन है, फिफ्थ कंट्री एक नेशन है, आपस में बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो काम कर रही है। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, एलपीजी पॉलिसी होने की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस हो पा रहा है। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले लेवल में हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच के पास ऑप्शन होता है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बट हम ये चीज भी देखते हैं, इकोनॉमी वाइज ये चीज भी देखी जाती है, ये चीज बहुत मैटर करती है कि जब आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो वो चीज आपको बेनिफिट दे, ना कि नुकसान दे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल हम बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि एक ये दो कंट्रीज आपस में मिलकर जब काम कर रही है तो इस कंट्री की सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान से बचने के लिए क्या होता है, कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, कुछ बैरियर्स जो है वो लगाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, तो इन बैरियर्स को ही हम हटाने की बात करते हैं और 6 तरीके से इन बैरियर्स को हटाते हैं, धीरे धीरे करके, वन बाय वन, स्टेप वाइज। तो सबसे पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या बोलता है कि आप आपस में जो कंट्रीज हैं जो क्या कर रही हैं, जो ट्रेड कर रही हैं, उनको क्या करना है, जो उनके द्वारा बैरियर्स लगाए गए हैं ना ट्रेड करते हुए, इन बैरियर्स को रिड्यूस करना है। तो जब बात आती है रिडक्शन की, रिडक्शन ऑफ बैरियर्स, इसको हम बोलते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है जो किया गया है। क्या ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में होता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज का ग्रुप होता है, अगर वो आपस में जब ट्रेड कर रहे हैं और वो बैरियर्स को कम कर दे, तब भी हम उनको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है जो साइन हो चुका है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपस में काम करते हुए एक दूसरे के साथ जब डील करेंगे, तो अगर मैं बाकी लोगों के साथ 15% का टैक्स रेट चार्ज कर रहा हूं, तो तुमसे मैं 10% का टैक्स रेट चार्ज करना स्टार्ट कर दूंगा। ये चीज आपस में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि जो एक ग्रुप बना है वो अपने बैरियर्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है पहले लेवल में। ये चीज सबको क्लियर है? फटाफट मेरे को एग्जाम्पल बता दो कि यहां पे जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इसका एग्जाम्पल क्या है। क्या SAPTA ये इसका एक एग्जाम्पल है? क्या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जाम्पल SAPTA है? एस के पीछे बिल्कुल शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी 2 मिनट पहले शेयर किया मैंने अपना शेड्यूल, जस्ट वेट, लास्ट में करती हूं। फटाफट बताइए, SAPTA क्या ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? हम ना एक वर्ड सुनते हैं, साक, सुना होगा, सभी ने सुना है। ये जो है ना, जब ये बना था तो ये एज अ साफ्टा बना था, और जब ये साइन किया गया था इनिशियली तो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट था। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। हमारे पास जो सेकंड लेवल आता है वो क्या होता है? सेकंड लेवल होता है कि यहाँ पे जो पीटीए है वो तो रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हम करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे, और इस सेकंड लेवल को बोला जाता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। FTA जो है ये इसको बोला जाता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है ये यहाँ पे इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या चीज होती है? इसमें ये चीज होती है कि जो हमारे पास यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना, यहाँ पे जो आपके पास अलग अलग कंट्रीज होंगी,
तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, दो कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करेंगी तो यहाँ पे जो बैरियर्स होंगे ना उनको क्या कर दिया जाएगा, बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। बैरियर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में बैरियर्स को रिड्यूस किया गया था, यहाँ पे हम बैरियर्स को रिमूव कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि अगर एक ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है और ये कंट्री चाहती है कि मुझे सी कंट्री के साथ ट्रेड करना है और ये बी कंट्री भी चाहती है कि मुझे सी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, दोनों कंट्रीज ट्रेड करना चाहती हैं सी कंट्री से, आपस में इन्होंने एफटीए साइन किया हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो क्या यहाँ पे ये जो दो कंट्रीज हैं वो सी से इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो यहाँ पे ये तीसरी कंट्री जो है जो एफटीए का पार्ट नहीं है उससे आप किसी अपने टर्म्स पे ट्रेड कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है कि आपस में जिनका एफटीए साइन हुआ है उनके तो बैरियर्स रिमूव हो जाते हैं, बट जो तीसरी पार्टी है ना, जो एक्सटर्नल पार्टी है, एक्सटर्नल पार्टी के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्रीली इन द सेंस कि अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकते हैं, अलग अलग से इंडिपेंडेंटली। फ्रीली की जगह इंडिपेंडेंटली वर्ड अच्छा है, इंडिपेंडेंटली आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, ए और बी कंट्री ने आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब इस ए कंट्री को सी कंट्री से ट्रेड करना है, ये इससे ट्रेड करते हुए 10% बैरियर चार्ज कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि बी कंट्री को भी 10% ही टैक्स लेना पड़ेगा, टैरिफ चार्ज करना पड़ेगा, नहीं, ये 15% करना चाहता है टैरिफ चार्ज तो कर सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टी जो है उससे इंडिपेंडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। ये चीज क्या होती है, ये हमारे पास एफटीए में आती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पार्टी जो है उसके साथ आप फ्रीली अग्रीमेंट क्या कर सकते, फ्रीली ट्रेड है जो कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है दैट इज नाफ्टा। बट अब ये 2020 में जो नाफ्टा था इसका नाम चेंज हो गया था, ठीक है, इसका नाम हो चुका है यूएसएमसीए। तो यूएसएमसीए जो है ये क्या है, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का एग्जाम्पल है। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल भी साथ साथ याद कर लो, एटलीस्ट एक तो याद कर लो, ठीक है। एक ईएफटीए भी होता है, यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, एक साथ भी है। तो ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड लेवल जो आता है दैट इज नोन एज कस्टम यूनियन। ये जो थर्ड लेवल है इसको बोला जाता है कस्टम यूनियन। ये जो कस्टम यूनियन है इसमें क्या होगा, इसमें जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इसके तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही होंगे, बट यहाँ पे एक और चीज हो जाएगी कि जो एक्सटर्नल पार्टीज है ना इनके साथ भी हमारे क्या हो जाएंगी, कॉमन टर्म्स हो जाएंगी। मतलब क्या है इसमें, इसमें ये मतलब है कि आपस में तो बैरियर खत्म कर दिए, ठीक है, बट अगर एक कंट्री है, बी कंट्री है, इनके बीच में क्या है, अगर कस्टम यूनियन है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों कंट्री सी कंट्री से ट्रेड करना चाहती हैं तो यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस सेम हो जाएंगी। ये 10% से चार्ज कर रहे टैरिफ, तो ये भी 10% से ही करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कस्टम यूनियन बना लिया है, ठीक है, दोनों मिलके सेम रेट पे ही यहाँ पे व्यापार है जो कर रहे हैं। ये चीज होती है कस्टम यूनियन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉमन मार्केट। नेक्स्ट क्या आता है, कॉमन मार्केट, फोर्थ लेवल है ये। कॉमन मार्केट में क्या होता है, कॉमन मार्केट में ऐसा होता है कि जो कस्टम यूनियन है उसके सारे फीचर्स तो आएंगे ही आएंगे, मतलब आप बैरियर्स को रिमूव कर रहे हो, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ आपका कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगा, ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज होती है, वो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लेबर है, ठीक है, कैपिटल वगैरह है, रिसोर्सेज है, जो सारे वो क्या है, फ्रीली मूवेबल है। मींस लेबर को कोई रोक टोक नहीं है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में, मटेरियल को आप लेके जा सकते हो, कैपिटल लेके जा सकते हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फ्रीली मूवेबल है, मोबिलिटी है उनमें, यहां बोल सकते हैं अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। ये चीज होती है कॉमन मार्केट में। हमेशा याद रखना कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट आती है,
कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है कि कॉमन मार्केट पहले आएगी। कॉमन मार्केट पहले नहीं आती, क्योंकि कॉमन मार्केट अगर बन जाएगी तो मार्केट में कौन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो होते हैं, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं कस्टम यूनियन में, तो कॉमन मार्केट जो है वो बाद में आती है कस्टम यूनियन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ लेवल, और जो ये फिफ्थ लेवल है ये क्या है, फिफ्थ लेवल है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक यूनियन मींस अब इकोनॉमीज जो है उनका यूनियन हो रहा है। इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन मार्केट तो रहेगी रहेगी, पर टैक्सेशन पॉलिसी जो है ये क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सेम हो गई। करेंसी जो है, इवन करेंसी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इकोनॉमिक यूनियन में। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, और जो सबसे बड़ा लेवल है इंटीग्रेशन का, दैट इज सिक्स्थ लेवल। ये लेवल है पॉलिटिकल यूनियन। अभी तक हमने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको सेम किया था, बट पॉलिटिकल यूनियन में क्या होता है, जो जुडिशरी है ना ये भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब हर चीज बिल्कुल ही क्या है, एक बन जाती है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ ही साथ ये जो जुडिशरी है वो भी सेम हो जाएगी। सभी पॉलिसीज जो है हमारी, सारी की सारी पॉलिसीज जो है वो सेम यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आती है सिक्स्थ लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन अरेंजमेंट कर दो। तो सबसे पहले पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, ईयू यूरोपियन, यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन, देन इसके बाद आता है पॉलिटिकल यूनियन। फिर इसके बाद आता है कि हमसे ये पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मर्कासुर किसका एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताया नहीं, कोई बता सकता है जो मर्कासुर है वो कस्टम यूनियन है या कॉमन मार्केट है, एनीवन? मर्कासुर जो है वो कस्टम यूनियन है या कॉमन मार्केट है? देखो, जब भी कोई चीज बनती है ना, सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं अग्रीमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट। तो जो मर्कासुर है वो क्या है, कस्टम यूनियन है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल इसका। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, और ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि कब ये सिचुएशन आपको दे दी जाएगी कि ये चीज ऐसे हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल पार्टीज है उनके साथ आपका सेम जो है वो सेम बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स सेम तरीके से हैं, ट्रेड एग्रीमेंट सेम है, तो क्या होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कॉमन मार्केट के क्या है, यहाँ पे फीचर्स हैं। तो ये चीज जो है ये आपकी रहती है। ठीक है, अभी रिसेंटली जब फेब 2023 में पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूं मैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो 2022 में, ठीक है, साइन हुआ है। ठीक है, साइन हुआ है फेब 2022 में। ठीक है, और एनफोर्स हुआ था मई 2022 में। तो ये भी आपसे जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके तौर पे पूछा जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, एक इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, CEPA, जो क्या है, ये 2022 में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बना था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडिया यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। देन इसके बाद एक और आता है हमारे पास जो अप्रैल 2022 में बना था और दिसंबर 2022 में एनफोर्स हुआ था, ठीक है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, नोट्स में लिख लो, इंडिया इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ये जो है ये भी क्या है? एक एफटीए है। देन इसके बाद और है हमारे पास जो बहुत पुराने हैं, पेपर में क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आपको बता रही हूं ये, क्योंकि पेपर में एक बार आ चुका है तो पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2009 में बना था इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड, ट्रीटी ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बाकी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं मैं बोल रही, क्योंकि ये क्या है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना इंडिया के साथ, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये चीज है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये आई थी 2023 में अप्रैल में। वैसे तो हमारे पास जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 2015 से 2020 के लिए बनाई गई थी, बट एज यू ऑल नो 2020 में मार्च में कोविड हो गया था, ठीक है, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सभी चीजों के लिए टाइम ही नहीं था, हम अलग चीज से, अलग पेंडेमिक से गुजर रहे थे। तो वहां पे क्या किया गया, जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 15 से 20 वाली, वो एक सनसेट क्लोज के साथ आई थी, मतलब एक एक्सपायरी पीरियड के साथ आई थी 5 साल के। उसको क्या किया गया, थोड़ा टाइम लिमिट इसकी बढ़ाई गई, 1 साल बढ़ाई, फिर थोड़ी और बढ़ाई, फिर थोड़ी और बढ़ाई, क्योंकि हुआ क्या था, पहले तो कोविड हो गया, कोविड में 1.5 साल निकल गया, फिर उसके बाद थोड़ी सिचुएशन सही होने लगी थी, रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया था, जिसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको स्थगित किया गया, ठीक है, 1 साल 6-6 महीने के टाइम पीरियड के लिए। देन उसके बाद अप्रैल 2023 में फाइनली हमारी जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट हुई। अब इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, इसकी एक्सपायरी पीरियड ही नहीं है, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे हम बात करते थे 5 इयर्स के लिए हम लेके आते थे अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बट यहाँ पे क्या है, ये बिना किसी सनसेट क्लोज की आई है। बिना सनसेट क्लोज के मतलब सनसेट क्या होता है, सनराइज करता है, सनसेट हो जाता है, मतलब उदय हुआ और फिर अस्त हो गया, ऐसे ही पॉलिसी आती है फिर पॉलिसी खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे कोई भी सनसेट क्लोज है जो नहीं है, मींस इसका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर इसका एक्सपायरी पीरियड नहीं है तो क्या सिर्फ यही पॉलिसी रहेगी? हमने तो बहुत सारे टारगेट बनाए होते हैं, हमने तो टारगेट बनाए थे 2025 तक ये करेंगे, 2030 तक ये करेंगे, तो कैसे हम देखेंगे कि ये अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, और नए टारगेट्स कैसे बनाए जाएंगे? तो यहाँ पे बेशक सनसेट क्लोज नहीं है, बट कुछ भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो चेंजेस जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। ये प्रोविजन बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये जो प्रोविजन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है कि इसका कोई सनसेट क्लोज नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज किया है। आपको पता होना चाहिए कि सनसेट का मतलब क्या है, सनसेट क्लोज का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं है, ये 2028 तक नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली है पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हुआ था ऐसा, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या हुआ था, वॉर वगैरह हुआ था। बट यहाँ पे क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें खास बात क्या है, तो डायनामिक और रिस्पॉन्सिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो बनाई गई है, ठीक है, बिना किसी सनसेट क्लोज के। अब इसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पिलर आता है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि इस बार हमने जो ये पॉलिसी बनाई है इसमें हमने एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है जो किया है, और हमारा जो लक्ष्य है वो है कि हमें क्या करना है, 2 ट्रिलियन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना है 2030 तक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे अच्छे से इस पॉइंट को लिख लो अपनी नोटबुक में।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 ट्रिलियन के गुड्स जो हैं और जो सर्विसेज हैं उनको एक्सपोर्ट करना है। दूसरी खास बात यहाँ पे क्या आती है, अभी तक जब भी हम ट्रेड करते हैं ना तो यूएस डॉलर्स में ट्रेड होता है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम इंकरेज करेंगे इस ट्रेड पॉलिसी में कि हम क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे रुपीज में। मींस कि जब ट्रांजैक्शन होगी ना तो हम रुपीज में पैसा है जो पे करेंगे या रुपीज में हमें पैसा है जो मिले। तो ये जो सेटलमेंट है वो रुपीज सेटलमेंट में करने की बात हो रही है, क्योंकि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है या डीवैल्यू हो रही होती है, जब उसकी क्या होती है, वैल्यू कम हो रही होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम एनकरेज करेंगे रुपीज सेटलमेंट, तो जो हमसे चीजें खरीदेंगे, मींस जो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे उनको हमें पे करना पड़ेगा रुपी में, तो वो रुपी की डिमांड करेंगे। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वो हमें ऑब्वियसली पता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप डिमांड ज्यादा करते हो तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना उस चीज के। तो ऐसे ही करेंसी के साथ है, आप करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो उसके प्राइसेस हैं जो बढ़ जाएंगे। तो ये जो है अपनी करेंसी को अपलिफ्ट करने के लिए ये एक प्रिंसिपल है जो यहाँ पे लाया जाने की बात कर रहे हैं, या इसको एनकरेज करने की बात है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूटीज हैं वो सारी चीजें, प्रिंसिपल दैट ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए हम जो सेटलमेंट है वो रुपी में करने की बात है जो कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि हाईली डायनामिक नेचर है, ये बिल्कुल क्विक पॉलिसी रिस्पॉन्स है। यहाँ पे जिस तरीके से भी डिमांड एंड सप्लाई आपकी चेंज होगी, फ्लक्चुएट होगी, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिस्पॉन्सिव पॉलिसी है जो बनाई गई है। यहाँ पे चीजें ऐसा नहीं होंगे कि कुछ समय के लिए रहेंगी कि उसको हम देख रहे हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा, नहीं, इमीडिएट एक्शन के साथ ये पॉलिसी है जो आई है। और यहाँ पे कोई भी 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज है कि जो पॉलिसी थी 15 से 20 वाली, वो ध्यान रखना 31 मार्च 2023 तक चली थी, कोविड और यूक्रेन वॉर की वजह से ये सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पे क्या चीज है, बूस्ट करने हैं एक्सपोर्ट। हमने पढ़ा कि 2 ट्रिलियन गुड्स एंड सर्विसेज हमें 2030 तक एक्सपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक्सपोर्ट करने हैं बहुत ज्यादा, उसी चीज पे ये चीज की बात है जो की जा रही है। और यहाँ पे एक और चीज लाई गई कि हम जब बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग खासियत है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग खासियत है, कुछ हैंडलूम में बहुत अच्छा है, कुछ जूट वगैरह में, कुछ किसी चीज में, कुछ है जो बिल्कुल वो मेरे माइंड से नाम स्किप हो रहा है, हैंडलूम्स होता है, हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ सिटीज हैं, स्टेट्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, और जो बिल्कुल ग्रास रूट्स है ना हमारे, जो जड़ें हैं हमारी, वहां से हमें क्या करना है, यहाँ पे वाइडर पार्टिसिपेशन लेके आना है। इसी वजह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में लाया गया। यहाँ पे अलग अलग टाउन्स बनाई गई, एंड उसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया उनको, ये टाउन है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, कि यहाँ पे इनकी अलग अलग खास बात है, वो खासियत को ही ध्यान में रखते हुए उन्हीं को ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और चीज जो पॉलिसी में आई है वो क्या है, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते रहना, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात एक और आई, पहले क्या हुआ करता था ना, हमें क्या करना है, अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको क्या करना है, बूस्ट करना है। तो हम क्या करते थे, हम सब्सिडीज देते थे, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सब्सिडीज देंगे, आप एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो। और ये जो सब्सिडीज दी जाती थी, इसमें होता क्या था, पहले आप खर्चा कर दो, फिर आपको क्या है, एक कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो पैसा है जो वापस मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इसको खत्म किया, और इसको खत्म करके एक नई चीज है जो हम लेके आए हैं, वो है इंसेंटिव टू रिमिशन। सब्सिडीज को खत्म करके हम लेके आए हैं इंसेंटिव्स टू रिमिशंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये नहीं होगा कि पहले आप खर्चा कर दो फिर आपको पे कर देंगे, नहीं, आपको वो चीज पहले ही सस्ते रेट पे या कट डाउन करके रेट पे वो चीज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि अब यहाँ पे सब्सिडीज नहीं, हम क्या करेंगे, पहले से ही कटौती कर दे रहे हैं, सो दैट वो प्रोसीजर है ना जो, वो हमारा हट जाए साइड में, और वो प्रोसीजर में हमें ना फंसना पड़े, और फिर अपने पहले खर्चा करके फिर वो पैसा है जो उसकी भरपाई करवाना, वो चीजें ना हो, एंड डायरेक्टली हमें जो कटौती है वही मिल जाए। वो चीज यहाँ पे लाने की बात है जो की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस पॉइंट को भी लिख लेना। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट टारगेट की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पे क्या है, पहले जो था 22-23 में यहाँ पे इन्होंने क्या था 760 मिलियन गुड्स जो है सर्विसेज है इस एक्सपोर्ट को किया है 22-23 में। तो जब ये पॉलिसी आ रही थी तो उन्होंने डेटा भी है जो शेयर किया था कि 760 यूएस बिलियन डॉलर्स है, इतना यहाँ पे क्या हुआ था एक्सपोर्ट्स है जो हुए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि अब इतना अगर हमारी परफॉर्मेंस रही है तो 2030 तक हम ये 2 ट्रिलियन वाला जो गोल है वो भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज हुई, यहाँ पे बात की गई मर्केंडाइज पे फोकस करने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, मर्केंडाइज पे ज्यादा फोकस करना है, सामान बनाने पे ज्यादा फोकस करना है एंड इंपोर्ट्स पे कम फोकस करके ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया करके और अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए और बना के अपनी जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करके एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस है जो करना है। ये चीज जो है यहाँ पे रही थी, ठीक है। ये उस टाइम पीरियड की क्लिपिंग भी है, मैंने यहाँ पे लगा दी है। फिर इसके बाद यहाँ पे बात हुई कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स जो करने हैं वो मर्केंडाइज से नहीं बल्कि जो ई कॉमर्स है इस पे भी हमें फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, लोगों की जो वेबसाइट्स होंगी वो ग्लोबली जब रीच करेंगी तो लोग डिमांड करेंगे, तो वेबसाइट के माध्यम से जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस चीज पे यहाँ पे बात की गई और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये भी किया कि जो लिमिट थी ना एक्सपोर्ट्स की कुरियर सर्विसेज के थ्रू वो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी। पहले क्या होता था, कुरियर के थ्रू अगर आप कुछ सामान भिजवा रहे हो ऑब्वियसली आप कुरियर ही करवाओगे ना, वाटरवेज के थ्रू मंगवाओगे, एयरवेज के थ्रू मंगवाओगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले वैल्यू थी 5 लाख तक का, आप क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट्स कर सकते थे, बट अब उसको 10 लाख कर दिया सो दैट एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ठीक है। ये चीज की गई। फिर यहाँ पे क्या है, अब उसके साथ साथ और क्या किया, ई कॉमर्स को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। देन इसके बाद यहाँ पे जो एफटीपी होते हैं ना उसके लिए क्या होते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए डायरेक्टरेट जनरल होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको देखते हैं। और जब एफडीए वगैरह की बात आती है ना तो उसको भी जो मंजूरी देनी होती है वो भी जो है ये डीजीएफटी जो है वही देते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज बोली गई कि जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है ना वो कितने बढ़ सकते हैं, वो यहाँ 200 से 300 डॉलर तक यहाँ पे हम जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ई कॉमर्स में, हेंस ई कॉमर्स पे यहाँ पे ज्यादा फोकस है जो किया गया है। ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहते हो ना और चाहते हो कि आपकी जो कंट्री है वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो आपकी कंट्री में अगर बिजनेस करना आसान है ना तो ही वो चीज पॉसिबल हो पाती है। तो एक चीज आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फटाफट से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि हमारा जो इंडिया है उसका कितना रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो कितना इजी है उसके लिए वो बिजनेस को स्टार्ट कर पाना। बताइए। जब स्टार्ट हुआ था तो इंडिया का रैंक थोड़ा पीछे था, बट ओवर द ईयर इंडिया ने बहुत ज्यादा क्या किया है, इंप्रूव किया है और अब इंडिया जो है वो टॉप 20 में तो आ ही रहा है। बताइए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मुझे बताना एग्जैक्ट कितना रैंक है इंडिया का, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आगे देखो न्यू एफटीपी है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी फोकस किया गया है क्योंकि अगर आप बिजनेस करना आसान बना दोगे, ज्यादा रेगुलेशंस रहेंगी, ठीक है, जो लीगैलिटीज हैं उनको अगर आप कम कर दोगे तो बहुत लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि उनको बहुत कम अप्रूवल्स के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करने को मिलेगा और वो बहुत इजीनेस के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज होता क्या है, अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखते हो चीजों को तो कॉम्प्लिकेशंस के चलते लोग बिजनेस ही करना नहीं चाहते।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है एलपीजी पॉलिसी, अगर आपको याद है, इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में यही तो किया गया था, इजी तो बनाया गया था, बहुत सारी लीगैलिटीज है उनको खत्म किया गया था, सो दैट बिजनेस आसानी से हो सके, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड अच्छे से कर सके। तो यही चीज है जो यहाँ पे भी की गई, और रूल बेस्ड ऑटोमेटिक अप्रूवल सिस्टम दिए गए कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप बहुत इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स इट। फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड है, उसको भी क्या किया गया, रैशनलाइज किया गया कि हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सके, हमारी रिकॉग्निशन ज्यादा हो सके, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो सके। एक्सपोर्ट करना आसान है, बट अगर उसके ऊपर बहुत सारी बैरियर्स आ जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम करने की भी बात है जो की गई। फिर इसके बाद यहाँ पे जो देखो 5 स्टार एक्सपोर्टर हैं, उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 2 बिलियन से लेके 800 मिलियन पे इसको ला दिया गया। पहले क्या हुआ करता था, 15-20 वाली जो पॉलिसी थी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज थी। अब कैसे हम उसको 5 स्टार बोलते थे कि अगर वो 2 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रही है तो वो 5 स्टार कैटेगरी में आएगी। पर ये इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता था, है ना, और इस कैटेगरी में जाने के लिए तो बहुत सारे बिजनेसेस थे जो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो बेनिफिट्स नहीं ज्यादा ले पा रहे थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा हो ही नहीं रहे थे। अब एक्सपोर्ट्स को अगर बूम करना है तो हमने क्या किया, इस लिमिट को कम किया, 800 मिलियन पे ले आए 2 बिलियन से, जिससे फायदा हुआ क्या कि अब 5 स्टार एक्सपोर्टर्स जो होंगे वो कैटेगरी में ज्यादा लोग आ जाएंगे, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, तो वो और ज्यादा प्रोडक्शन करके और ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बेनिफिट है जो यहाँ पे लाया गया, जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड है उसको कम किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये लिमिट भी आपसे पूछी जा सकती है, मैच द कॉलम में पूछी जा सकती है, या मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में पूछी जा सकती है। देन इसके बाद हमारे पास आता है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है जो आया। तो 2023 में यहाँ पे कुछ नई न्यू टाउन्स हैं एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की, उनको क्या किया गया, अनाउंस किया गया। अब फरीदाबाद हरियाणा में है, इनको अपैरेल के लिए, मुरादाबाद है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मिर्जापुर है हैंडलूम कारपेट्स के लिए, और वाराणसी जो है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। इनको क्या है, 4 नई टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है जो ऐड की गई, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास 39 टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस थी, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट एक्सीलेंस थी ही नहीं, थी हमारे पास, बट इसमें और ऐड की गई क्योंकि हम चाहते हैं ग्रास रूट लेवल से हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े, जो हमारी स्पेशलिटी है ना इंडिया की, जो स्पेशलिटी है उसको हम और आगे लेके जाएं। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे लाई गई, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे और क्या चीजें आती है, इससे होता क्या है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। आप अगर आपने कभी पढ़ा होगा जरूर, अगर नेट की तैयारी कर रहे हो, जीआई टैग की हम बात करते हैं, है ना, ये हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बात करते हैं। जैसे कहीं की कोई चीज फेमस होती है तो उसको जीआई टैग मिल जाता है, ठीक है, ग्लोबल आइडेंटिटी मिल जाती है। तो ऐसे यहाँ पे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में भी ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है मार्केटिंग के लिए। कोई चीज फेमस है तो लोग उसकी मार्केटिंग भी है जो बहुत इजीली कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेशलिटी आपको दिखानी है तभी उसकी मार्केटिंग अच्छे से होगी। अब जो अमिताभ बच्चन जी हैं, वैसे एग्जाम्पल रिलेट करने की बात कर रही हूँ, जब वो बात करते हैं गुजरात ट्रेवल की, तो वो दिखाते हैं ना कि गुजरात इतना अच्छा है तो कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो वो मार्केटिंग होती है। अगर वो स्पेशलिटी है वहां की कुछ तो वही चीज दिखाई जाती है। सेम इसीलिए ही मार्केटिंग करने के लिए वो चीज है जो आती है, और कॉमन सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। देखो, अगर हर एक पर्सन अपना अलग अलग एक व्यक्ति ढूंढेगा सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। पर अगर एक व्यक्ति है जो 2 से 3 लोगों को, 4 लोगों को एक साथ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, इससे पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हुई, जिससे यहाँ पे जो कंपेटिटिवनेस है पूरे के पूरे जो क्लस्टर मींस होता है ग्रुप की, पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसकी कंपेटिटिवनेस यहाँ पे बढ़ जाती है, और आपके जो कैपिटल गुड्स हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो बहुत इजीली हो जाते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, एक होते हैं कैपिटल गुड्स, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर होते हैं कंजम्पशन के लिए, कैपिटल होते हैं जिनको यूज करके आप और ज्यादा गुड्स है जो बना सकते हो, जो आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, वो चीज होते हैं। तो पॉलिसी है, इन्होंने यहाँ पे और चीज बात की कि यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉलिसी है ये रिस्ट्रक्चरिंग करने की बात कर रही है, किसको, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को, और फ्यूचर रेडी, जो फ्यूचर में हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए तैयार है, जो यहाँ पे किया जा रहा है। किसके लिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक और स्पेशल चीज जो है इस बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, वो है स्कॉमेट पॉलिसी।
ठीक है। अब यहाँ पे स्कोमेट पॉलिसी क्या है, इसमें इन्होंने बात की कि कुछ स्पेशल केमिकल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज, इसी से ही मिलकर बना है ये स्कोमेट। स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये कहां पे आएंगी, ये सारी चीजें एक जगह पे हम लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री है उसका वर्किंग समझ पाना और जो भी उसके कंप्लायंसेस हैं वो एक इंडस्ट्री के एक जगह पे आ जाए और इजीली हम अपना काम कर सके। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है किसमें, एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने में और उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में कि आप किस तरीके से अच्छे से अपने एक्सपोर्ट्स हैं जो कर सकते हैं। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या यहां तक हम एक साथ हैं? जो मैं चीजें बताती जा रही हूं ना उसको लिखते जाओ, समझते जाओ और की पॉइंट्स लिखते जाओ, ठीक है। और यहां पे क्या है, फोकस है क्या, सिंप्लीफाई करने का, पॉलिसीज को हेल्प करना, फैसिलिटेट करना एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। और यहाँ पे हाई एंड गुड्स और टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि यूएवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये टैंक्स हैं, सर्टेन केमिकल्स हैं, इनकी भी यहाँ पे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो सके। देखो अभी अगर आपने सुना हो तो एक बात चली थी कि अब जैसे हम क्या करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय आता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, अब डिलीवरी हम करवाएंगे ड्रोन्स वगैरह से, ठीक है। इसके बहुत मीम भी बने थे कि इंडिया वाले तो ऐसे छलांग मार मार के ले लेंगे ड्रोन से खाना, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो ड्रोन है, यूएवी है, मतलब जो टेक्नोलॉजीज है ना, उन पे भी बहुत ज्यादा फोकस है जो किया जा रहा है, सो दैट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद ट्रेड इन रूपी, ये चीज हमने पढ़ लिया है, रूपी में ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इससे हमारी वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होगी, हमारी करेंसी की। फिर इसके बाद सेक्टर्स है, जहां जहां हेल्प मिलेगी एफटीपी में, क्या क्या बताए गए हैं, किस सेक्टर को ध्यान में रखा गया है। तो बिल्कुल टेक्सटाइल रीजन जो है हमारा, अप्रैल पार्क्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो देने की बात की गई है क्योंकि कॉमन सर्विस प्रोवाइडर की हमने यहाँ पे बात की है। फिर डेयरी सेक्टर है, उसको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे जो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ना कि आपको इतना तो एक्सपोर्ट करना ही है, वो चीज को यहाँ पे खत्म करने की बात है जो की गई है। फिर बैटरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट्स, ये सारे जो हैं ये ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में ऐड किए गए हैं। देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो उसमें और चीजें हैं जो ऐड की गई हैं। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब पोल्यूशन होता है किससे, जो हम पेट्रोल डीजल वाली जो ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं जो फार्मिंग में यूज हो रहे हैं, या मशीन्स होती हैं उनमें, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, कोई टेक्निक है, ठीक है, मुझे इसके बारे में, टेक्निक के बारे में नहीं पता अच्छे से, बट याद कर लो वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको ऐड किया जा रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसको प्योरीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में आ रही हैं। रेन वाटर फिल्टर्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, इनको भी ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में डाला जा रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एलिजिबल है किसके लिए, फॉर रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम के तहत, तो अगर आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है ना, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, सो दैट आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके इंक्रीज हो जाए। और ये जो ऑब्लिगेशन है ना आपकी, रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट है, ये चीज को यहाँ पे खत्म है जो कर सकता है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा फोकस है जो किया जा रहा है। अब कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी तकलीफें तो हुई हैं, दिक्कत हुई है। क्यों? क्योंकि जब भी, जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था तो हमारी जो शेयर मार्केट है वो किस तरीके से बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रही थी, ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। ग्लोबलाइजेशन के रूप में हमें देखने को मिला कि हमारा जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है, तो एक चीज का इंपैक्ट सारी जगह हमें देखने को मिलता है। तो वो चीज की वजह से क्या हुआ था, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी। अगर आपको याद हो तो ये बातें भी हुई थी, जैसे रशिया है और यूक्रेन है, हम रशिया के अगेंस्ट थे ना, यूक्रेन के साथ थे कहीं ना कहीं। तो वहां पे क्या चीज आ रही थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो एक पर्टिकुलर नेशन में जाता था, अब हम उसके राइवल नेशन हो रहे हैं, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी। तो सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है, वॉर की वजह से। और यहाँ पे जो एफटीपी है, उन्होंने यहाँ पे देखा कि ये जो क्लोजली, ये जो पूरा का पूरा एफटीपी है, उसको जो डिजाइन किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है।
और ये चीज है कि जो भी एफटीपी को डिजाइन कर रहे हैं, जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी पे भी जो प्रभाव पड़ता है उस एफटीपी का, वो जो स्टेक होल्डर है सारे के सारे, जिनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, उन सभी ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। मतलब हर चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, डिजाइन किया है। तो वो चीज है जो यहाँ पे आ रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे ये पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये बहुत ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट है जो देने वाली है। ठीक है, ये चीज है जो पूरी एफटीपी में हमने यहाँ पे पढ़ी। अब आपके सामने एक सवाल है, ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पे जो जो चीजें मैं बोलती जा रही हूँ उसको याद रखते जाओ। अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा एफटीपी का 4 पिलर जो है एफटीपी के, उनका पार्ट नहीं है, या उनका पार्ट है, सॉरी, आर द 4 पिलर्स। इनमें से कौन से 4 पिलर्स हैं एफटीपी के? ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ये पेपर अपने पेन पेपर में लिख भी लो। इंसेंटिव्स टू रिमिशन, ease of doing business, emerging areas, export promotion through collaboration, common service provider, if you remember, CSP. तो हमने बात की इंसेंटिव्स टू रिमिशन। बिल्कुल, पहले क्या होता था, पहले आपको सब्सिडीज दी जाती थी। अब सब्सिडीज को खत्म करो और वो जो प्रॉपर प्रोसीजर है ना कि आपको पहले खर्चा कर देना फिर उसका पैसा है जो कंपनसेट हो जाएगा, उसको खत्म करो, डायरेक्टली रिमिशन करो कि आपको वो चीज खर्चा करना ही ना पड़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बिल्कुल सही बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया हमने, ये चीज डिस्कस भी की और आपका होमवर्क भी है। इंडिया का रैंक आपको बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कितना है 2023-24 में। इमर्जिंग एरियाज, तो बिल्कुल टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की हमने बात की थी, जहां पे 39 में हमने क्या किया, 4 और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को ऐड किया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 43 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है। तो एरियाज को वाइड कर रहे हैं, इमर्जिंग एरियाज जो स्पेशलिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, तो सीएसपी हमने बात की, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर की हमने बात की। तो यस, अगर आप अलग अलग से एक्सपोर्ट करोगे, अगेन यहाँ पे भी सीएसपी ही आएगा, तो अलग अलग से अगर चीजें करोगे तो मुश्किल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और साथ ही साथ महंगा भी पड़ेगा, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेगा, कॉस्टली अफेयर भी है। तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन के थ्रू आप एक्सपोर्ट है जो कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ये जो 4 पिलर्स है ना, ये आपको रट जाने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, और ये सार है हमारा। बेसिकली पूरा का पूरा जो एफटीपी है वो इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड है, और मैंने आपको पूरी की पूरी जो ये आर्टिकल था ना पूरा आपको पढ़ के दिखा दिया है। ठीक है, कितने ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है फटाफट बता दो, कितना ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना है हमें 2030 तक। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो 5 स्टार एक्सपोर्ट्स के लिए हमने एक लिमिट बनाई हुई है ना, वो लिमिट कितनी है अकॉर्डिंग टू एफटीपी 2023? मैंने बोला था याद रख लेना, लिमिट 5 स्टार एक्सपोर्ट्स हब के लिए। दो क्वेश्चन है आपके। तो कितना ट्रिलियन है? बिल्कुल, यूएस डॉलर 2 ट्रिलियन। और ये जो वैल्यू है 5 स्टार एक्सपोर्ट हब जो है उनके लिए, अगर मैं मतलब कितने बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रही हूं और मैं इस कैटेगरी में आ जाऊंगी 5 स्टार। ओके, पहले कितना था 2023 से पहले कितना था? तो पहले ये कितना था 2 बिलियन यूएस डॉलर, 2 बिलियन था। इसको कम करके कितना किया गया है, यूएस डॉलर 800 मिलियन कर दिया गया है। ठीक है, मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। तो अभी उसको कम कर दिया गया है सो दैट एक्सपोर्ट्स जो है वो और ज्यादा हमारे बूम हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए। तो ये थी हमारी एफटीपी छोटी सी। ठीक है, इसमें हमने कुछ बातें हैं जो सीखी, और इन सारी बातों को ही आपने याद रखना है
बेटर क्या रहेगा, अपने नोट्स बना लो, जो मैंने स्टार मार्क करके पॉइंट बोले हैं ना उन पॉइंट्स को लिख लो। ये पूरी की पूरी रामकथा नहीं लिखनी है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। और कहां से डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात की हुई है, कंसल्टेटिव अप्रोच को यहाँ पे यूज करने की बात की है। कंसल्टेटिव क्या होता है, कंसल्टेटिव मीन्स कि हम ये नहीं करेंगे कि वी आर ऑन द टॉप हायरार्की तो हम थोपेंगे अपने डिसीजन, नहीं, जो एक्चुअल लोग है ना भाई, जो काम कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाएंगे। हम ये वर्कर पार्टिसिपेशन में भी पढ़ते हैं एचआरएम में, कि जो लोग एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ना उनसे भी तो हम पूछें, उनका भी तो हमें पता हो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से काम है जो कर सके। तो ये चीज यहाँ पे रही है, और ये बिल्कुल हमारी जो है ना बहुत अच्छी पॉलिसी अब तक की मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे डिसीजंस हैं जो लिए गए हैं। यहाँ पे कोई भी वन साइडेड नहीं, बल्कि मिलजुल के एक अच्छे तरीके से पॉलिसी है जो बनाई गई है, ठीक है। तो ये है सारी की सारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आई होप आपको ये सारी की सारी याद हो गई होगी, ठीक है। मैं ये आशा कर रही हूँ कि ये जो सेशन है हमारे, ये आपको बस याद करवा रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। और अब आपका काम क्या है, आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ है शेयर कर रखी है, 2018 से लेके 2023 तक, जून तक के पेपर्स हैं, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2023 के भी आईबी के क्वेश्चन आपको लास्ट सेशन में भी करवाए थे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं कवर। कहाँ पे मिलेंगे, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, फाइल सेक्शन में जाओगे, IBBE लिख देना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल है यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर जो है कॉमर्स, इसकी सारी तैयारी है जो करवाई जाती है। तो आप लोग कॉमर्स के लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जा सकते हैं वहां पे, कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, उनको आप कवर कर सकते हो। टाइम अभी ज्यादा नहीं है, पर जो टाइम है, जो आपके पास कंटेंट है, उसका बहुत ज्यादा फायदा लो, बेनिफिट लो और अच्छे से पढ़ते हुए चलो, ठीक है। बहुत कुछ है, ना केवल कॉमर्स के बच्चों के लिए बल्कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए हेल्पफुल है। मैनेजमेंट का भी मैंने पेपर पूरा सॉल्व करवा रखा है प्रीवियस ईयर, इसको करो। कॉमर्स के पेपर्स हैं सॉल्व करवा रखे हैं, उनको करो, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलूंगी आपसे